गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक एक्सरसाइज भाग 1 में हमारा जो दूसरा पाठ है लहसा की ओर वो पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक है उसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो लेखक है वो है राहुल सांकृत्यायन। तो हम पहले इसका जीवन परिचय जानेंगे। इनका जन्म सन 1893 में गांव पंधा, जिला आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांड्या था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत से लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अनंतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ये था भाई इनका जीवन परिचय। अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इसका सार जान लेते हैं। यह एक भाई यात्रा वृत्तांत है और यह अंश राहुल जी के प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 या 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये था इसका सार। तो अब हम हमारा पाठ पढ़ते हैं, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फ्री क्लिडपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्येक एक चीनी निकला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। किला था, हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं।
वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छट पीकर बहुत कम होश हवास के दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट ढांडा थोड़ला पार करना था। ढांडा होता भी सबसे ऊंचा स्थान। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब भी खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल धोलड़ा के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और कहीं जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची यानी कि दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ी की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। इससे आगे की जो भाई हमारी जो यात्रा वृतांत है उसको हमें कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।